स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी पुनर्जन्म द गर्ल हु रिमेम्बर्ड जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। एपिसोड 17 अध्याय 73 सानिका की गवाही। यह साक्षात्कार सानिका पवार के नासिक के एक साधारण से फ्लैट में हुआ था। वे अब तिरानवे वर्ष की हो चुकी थी। हाल के वर्षों में धीरे धीरे शरीर में आई शारीरिक शिथिलता के बावजूद उनका दिमाग अभी भी असाधारण रूप से प्रखर था। साक्षात्कार अदिति कुलकर्णी नाम की एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता द्वारा लिया जा रहा था। अदिति उन्हीं मूल कुलकर्णी अंकल की दूर की वंशज थी जिनके सप्लाई संपर्कों ने कभी राणे परिवार की मिल को बचाने में मदद की थी। कुलकर्णी परिवार का इस संगठन के साथ कई पीढ़ियों का जुड़ाव एक पूरी सदी के दौरान एक तरह की शांत संस्थागत परंपरा बन चुका था। सानिका के धूप से खिले बैठक सिटिंग रूम में अपने कैमरा उपकरणों को सावधानी से लगाते हुए अदिति ने कहा, मैं आपसे कुछ ऐसा पूछना चाहती हूं जिसके बारे में मैंने मौजूदा ऐतिहासिक विवरणों में से किसी में भी ठीक से चर्चा होते नहीं देखा है। आपने अपना पूरा वयस्क जीवन मीरा राणे की कहानी से जुड़े रहकर बिताया, पहले अपने उन बचपन के अनसुलझे सपनों के माध्यम से और बाद में उनके द्वारा स्थापित संगठन के भीतर अपनी वास्तविक व्यावसायिक उपलब्धियों के जरिए। आज पीछे मुड़कर देखते हुए अपने इस पूरे असाधारण जीवन के पड़ाव पर आप वास्तव में उस जुड़ाव को कैसे समझती हैं? सानिका ने अपनी गोद में दोनों हाथों को सावधानी से जोड़ते हुए लगभग 7 दशकों के संचित अनुभवों और विचारों को समेटते हुए कुछ देर इस सवाल पर गहराई से विचार किया। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा मानना है कि मैंने अपने जीवन का पहला आधा हिस्सा वास्तव में इस बात को लेकर अनिश्चितता में बिताया कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। कभी कभी मैं उन टुकड़ों से डर जाती थी जिन्हें मैं पूरी तरह से समझा नहीं पाती थी। मन में कौतूक हमेशा रहता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मैंने अपना खुद का वास्तविक करियर बनाया, अपनी खुद की वास्तविक मेहनत से अपनी असली उपलब्धियां हासिल की, तो मैंने पाया कि यह सवाल मेरे लिए पहले की तुलना में बहुत कम मायने रखता था। ऐसा क्यों? अदिति ने पूछा। सानिका ने कहा, क्योंकि मैं एक ऐसी बात समझ गई थी जिसे मीरा राणे स्पष्ट रूप से मुझसे बहुत पहले समझ चुकी थी, जबकि उनका अपना अनुभव मेरी उन धुंधली यादों की तुलना में किसी भी पैमाने पर कहीं अधिक नाटकीय और संपूर्ण था। उन सपनों की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका रहस्य कभी भी वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था। मायने ये रखता था कि जब मेरा उनसे सामना हुआ तो मैंने क्या बनाने का विकल्प चुना। मैं अपना पूरा जीवन उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में किसी न किसी तरह से निश्चित प्रमाण खोजने में लगा सकती थी। इसके बजाय मैंने अपना समय वास्तविक काम करने में बिताने का विकल्प चुना, वास्तविक परिवारों की रक्षा करना, वास्तविक संस्थागत क्षमता का निर्माण करना और ऐसे वास्तविक उत्तराधिकारियों को प्रशिक्षित करना जो मेरे जाने के बाद भी इस मिशन को आगे बढ़ा सके। मुझे लगता है कि यह निर्णय मीरा राणे की मूल कहानी के साथ किसी भी रहस्यमयी जुड़ाव से कहीं अधिक वह बात है जिसने मेरे जीवन को वास्तव में जीने योग्य बनाया। अदिति ने इस पर विचार किया और उनकी अपनी एकाग्रता में एक वास्तविक और विचारशील सम्मान झलक रहा था। क्या आप आज भी यह मानती हैं कि आपके सपने उनके साथ किसी वास्तविक संबंध का प्रतिनिधित्व करते थे, या इतने वर्षों में आप किसी अलग समझ पर पहुंची हैं? सानिका मुस्कुराई, एक ऐसी गर्मजोशी और स्थिर भाव के साथ जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति की अनूठी शांति थी जिसने जीवन की सबसे गहरी अनिश्चितताओं के साथ वास्तव में पूरी तरह से समझौता कर लिया था। उन्होंने आखिरकार कहा, मेरा मानना है कि यह ब्रह्मांड हमारी समझ से कहीं अधिक अजीब और रहस्यमयी है, चाहे हम कितने भी बुद्धिमान या अनुभवी क्यों ना हो। मेरा मानना है कि बचपन में मेरे साथ कुछ वास्तव में असामान्य घटित हुआ था, जिसने मुझे किसी ऐसे तरीके से मीरा राणे की अपनी असाधारण कहानी से जोड़ा जिसे मैं आज भी पूरी तरह से नहीं समझा सकती। लेकिन मैं पूरी तरह से और बिना किसी संदेह के ये भी मानती हूं कि उस स्पष्टीकरण का महत्व उसकी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स से बहुत कम है। वे सपने वास्तव में जो भी रहे हों, वे मुझे वास्तविक उद्देश्य, वास्तविक सेवा और वास्तविक अर्थों से भरे जीवन की ओर ले गए। मुझे ये जानने के लिए उनके अंतिम रहस्य को सुझाने की आवश्यकता नहीं है, पूरी निश्चितता के साथ कि जिस तरह से मैंने उनके प्रति प्रतिक्रिया दी वही सही निर्णय था। ये डॉक्यूमेंट्री जो अगले वर्ष काफी प्रशंसा के साथ रिलीज हुई, सानिका के मीरा राणे की संपूर्ण विरासत पर अंतिम सावधानीपूर्वक सोचे समझे विचार के साथ समाप्त हुई। ये फुटेज उनके शांतिपूर्वक निधन से ठीक 3 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया था। आने वाले वर्षों में इसे अनगिनत छात्रों और युवा पेशेवरों द्वारा देखा गया जो उपभोक्ता संरक्षण के ठीक उसी काम में कदम रख रहे थे जिसे मीरा ने सबसे पहले पूरी तरह से अनजाने में लगभग एक पूरी सदी पहले एक डरी हुई 16 साल की लड़की के रूप में अपने पिता के मिल के बहीखातों की समीक्षा करते हुए शुरू किया था। इस विषय पर अपने अंतिम रिकॉर्ड किए गए शब्दों में सीधे कैमरे की ओर देखते हुए सानिका ने कहा,
यदि आप इस पूरी उल्लेखनीय कहानी से कुछ और नहीं सीखते, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये बात जरूर सीखें। साहस का चुनाव करने के लिए आपको पूर्व ज्ञान के किसी असंभव उपहार की आवश्यकता नहीं है। सही चीज के लिए लड़ने का निर्णय लेने के लिए आपको जीवन के सबसे गहरे रहस्यों के बारे में निश्चितता की आवश्यकता नहीं है। मीरा राणे की असाधारण परिस्थितियां निश्चित रूप से एक उल्लेखनीय कहानी बनाती हैं। असंभव पुनर्जन्म, मरना और वापस लौटना, ऐसा ज्ञान साथ रखना जो किसी और के पास होना संभव ही नहीं था। लेकिन उनके पूरे जीवन का वास्तविक सबक, जिसे उन्होंने अपनी बेटी को सिखाने की कोशिश की और उनकी बेटी ने मुझे सिखाने की कोशिश की, और मैंने अपने बहुत अधिक साधारण जीवन के दौरान अपने बाद आने वाले हर व्यक्ति को सिखाने की कोशिश की है, उस सबक का इन असाधारण परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। वो सबक बस इतना है, साहस का चुनाव करें, जानबूझकर और बार बार, चाहे आगे का रास्ता कितना भी अनिश्चित या कठिन क्यों न दिखाई दे। वो विकल्प हमेशा पूरी तरह से उनके लिए उपलब्ध था, और वो हमेशा पूरी तरह और मुकम्मल तौर पर आपके लिए भी उपलब्ध है। अगले अध्याय में हम देखेंगे, सानिका के निधन के साथ ही मीरा की मूल कहानी से व्यक्तिगत रूप से जुड़े किसी भी व्यक्ति को जानने वाली अंतिम पीढ़ी का भी अंत हो जाता है। अब न्याय सहायता का नेतृत्व गहराई से व्यक्तिगत संबंधों पर बनी एक संस्थागत संस्कृति को सहेजने के नाजुक काम का सामना कर रहा है, क्योंकि पूरी संस्थापक पीढ़ी आखिरकार पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में समा चुकी है। अध्याय 74, कौन सी संस्कृति जीवित रहती है? सानिका के निधन ने न्याय सहायता के नेतृत्व को एक वास्तव में कठिन संस्थागत प्रश्न का सामना करने के लिए छोड़ दिया, जिसे संगठन की वरिष्ठ निदेशक मीनल भोसले ने मूल नासिक मुख्यालय में आयोजित एक नेतृत्व चिंतन शिविर, लीडरशिप रिट्रीट, के दौरान सावधानी से उठाया। वहां के छोटे से संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई कलाकृतियां एक निरंतर और शांत अनुस्मारक, रिमाइंडर, के रूप में कार्य कर रही थी कि यह संस्था कहां से बढ़कर यहां तक पहुंची है। अब हमारे संगठन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो व्यक्तिगत रूप से मीरा राणे या अर्जुन या देशमुख अंकल या यहां तक कि सीधे अनन्या को भी जानता हो। उन्होंने देश भर से आए क्षेत्रीय निदेशकों और तेजी से बढ़ रहे कई अंतर्राष्ट्रीय भागीदार संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा, इस संस्था के अस्तित्व के पहले 90 वर्षों तक हमारे पास हमेशा कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो वास्तविक व्यक्तिगत स्मृति से संस्थापक पीढ़ी के वास्तविक चरित्र और निर्णय के बारे में बात कर सकता था। वो प्रत्यक्ष कड़ी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में एक ईमानदार बातचीत करने की जरूरत है कि हमारी दस्तावेजीकरण केस फाइलों और औपचारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अलावा वास्तव में वह क्या है जो इस संगठन को विशिष्ट बनाता है, और हम उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद हुई बातचीत में एक वास्तविक और विचारशील गंभीरता थी। एकत्रित नेतृत्व ने इस बात पर सावधानीपूर्वक काम किया कि मीरा के मूल दृष्टिकोण के कौन से तत्व संगठन के अब काफी बड़े हो चुके संस्थागत ढांचे और तकनीकी विशेषज्ञता से अलग, जानबूझकर और निरंतर संवर्धित किए जाने के योग्य है। मुझे लगता है कि यह बात 3 चीजों पर आकर टिकती है। प्रिया देशमुख के छोटे चचेरे भाई राजीव देशमुख ने सुझाव दिया, जो अब बेंगलुरु के एक बड़े क्षेत्रीय कार्यालय से संगठन के दक्षिणी परिचालन का नेतृत्व कर रहे थे। पहला, प्रभावित परिवारों के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठने की इच्छा, बजाय इसके कि मामलों को विशुद्ध रूप से अमूर्त कानूनी या सांख्यिकीय समस्याओं के रूप में देखा जाए। मीरा के मूल काम का हर विवरण उसी गुण पर जोर देता है। उन्होंने हमेशा उस मानवीय वास्तविकता को समझने पर जोर दिया जो उस नुकसान के तकनीकी ढांचे के बजाय उस पैटर्न के मूल में थी जिसकी वे जांच कर रही थी। दूसरा, रोहन की पोती काव्या फर्नांडीज ने जोड़ा, जो अपने दादा के मूल जीवनी कार्य पर आधारित अपना डॉक्टरेट शोध पूरा करने के बाद संगठन के नीति प्रभाग, पॉलिसी डिवीजन, में शामिल हुई थी। वास्तविक गठबंधन बनाने की इच्छा, बजाय यह मान लेने के कि कोई भी एकल संगठन, चाहे वो कितना भी सक्षम क्यों न हो, प्रणालीगत नुकसान को पूरी तरह से अकेले ही संबोधित कर सकता है। इस संस्था के इतिहास की हर महत्वपूर्ण जीत, काले के खिलाफ मूल अभियान, केलकर जांच, फिनेज, किसान भरोसा, यहां तक कि हमारा हालिया एल्गोरिदम जवाबदेही का काम, इसलिए सफल रही क्योंकि किसी ने अकेले लड़ने का प्रयास करने के बजाय वकीलों, पत्रकारों, प्रभावित परिवारों और सहानुभूति रखने वाले अधिकारियों को एक साथ लाने की आवश्यकता को पहचाना। और तीसरा, मीनल ने बात पूरी करते हुए कहा, अंततः प्रत्यक्ष नियंत्रण छोड़ने की इच्छा और अगली पीढ़ी पर यह भरोसा करना कि वे इस काम को उस रूप में आगे बढ़ाएंगे जिसकी मांग उनका अपना विशेष ऐतिहासिक क्षण करता है। मीरा ने न्याय सहायता के दैनिक नेतृत्व से कदम पीछे खींच लिए और अनन्या के स्वतंत्र निर्णय पर भरोसा किया। अनन्या ने रिजर्व बैंक में एक बिल्कुल अलग तरह का करियर बनाया और इस बात पर भरोसा किया कि संगठन उनके सीधे जुड़ाव के बिना भी जारी रह सकता है।
सानिका ने संस्थापक की कहानी के साथ अपने अनसुलझे संबंध के माध्यम से केवल अधिकार विरासत में पाने के बजाय पूरी तरह से अपनी मेहनत से अपनी स्वतंत्र विरासत बनाए। मुझे लगता है कि प्रत्येक नई पीढ़ी की अपनी स्वतंत्र क्षमता पर भरोसा करने की यह इच्छा, बजाय इसके कि चीजें मूल रूप से कैसे की जाती थी, उसी पर कठोरता से टिके रहा जाए, शायद उस सब का सबसे आवश्यक तत्व हो सकता है जिसे हम सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस नेतृत्व चिंतन शिविर ने अंततः उसे जन्म दिया जिसे संगठन के बाद के दशकों में नाशिक सिद्धांतों, नाशिक प्रिंसिपल्स के रूप में जाना गया। यह एक औपचारिक दस्तावेज था जो पिछले किसी भी संस्थागत बयान की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत था, जिसमें उन विशिष्ट मूल्यों और प्रथाओं को स्पष्ट किया गया था जिन्हें संगठन का नेतृत्व भविष्य की हर पीढ़ी में जानबूझकर सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध था, चाहे विशिष्ट तकनीकी काम कितना भी बदलता क्यों न रहे। 6 महीने बाद संगठन के बोर्ड के सामने अंतिम दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए मीनल ने एक ऐसी संस्था का विशेष और पूर्ण भार महसूस किया जो संस्थापक निर्भर संस्कृति से कुछ अधिक स्थायी और आत्मनिर्भर चीज में बदलने के कठिन दौर को सफलतापूर्वक पार कर रही थी। उन्होंने कहा, मैं आज की प्रस्तुति को एक ऐसी चीज के साथ समाप्त करना चाहती हूं जिसे मैंने हाल ही में इस चिंतन शिविर की तैयारी के लिए हमारे संपूर्ण संग्रह की समीक्षा करते समय खोजा था। मीरा राणे से उनके अंतिम रिकॉर्ड किए गए मौखिक इतिहास साक्षात्कारों में से एक में बिल्कुल वैसा ही सवाल पूछा गया था जैसा हमने इस शिविर में ध्यानपूर्वक विचार करने में बिताया है कि वे कैसे उम्मीद करती हैं कि संगठन उनके सीधे जुड़ाव के समाप्त होने के लंबे समय बाद भी अपने आवश्यक चरित्र को सुरक्षित रख सके। उन्होंने मीरा के रिकॉर्ड किए गए उत्तर को जोर से पढ़ा और उनकी आवाज में लगभग एक पूरी सदी पहले कहे गए शब्दों के प्रति वास्तविक और पूर्ण श्रद्धा थी। मुझे नहीं लगता कि संगठन को विशेष रूप से मुझे सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी उसी आवश्यक प्रश्न को पूछते रहने की इच्छा को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। उन व्यवस्थाओं द्वारा चुपचाप और धैर्यपूर्वक किसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो सतह पर उचित लगती है, और एक बार जब आपको उत्तर मिल जाए तो उस पर वास्तव में कुछ करने की इच्छा, चाहे लड़ाई शुरू में कितनी भी कठिन या अनिश्चित क्यों न दिखाई दे। यदि न्याय सहायता वो सवाल पूछना जारी रखती है और जवाब में साहस का चुनाव करना जारी रखती है, तो मुझे लगता है कि यह वास्तव में और प्रामाणिक रूप से उस सब से जुड़ी रहेगी जो मैं इसके बनने की उम्मीद करती थी, चाहे किसी को मेरा अपना नाम याद रहे या न रहे। मीनल के पढ़ने के बाद बोर्ड रूम में एक विचारशील और भावुक सन्नाटा छा गया। एकत्रित नेतृत्व को देखते हुए वे समझ गईं, जिनमें से किसी ने भी कभी व्यक्तिगत रूप से मीरा राणे को नहीं जाना था, लेकिन फिर भी उन सभी को प्रत्यक्ष स्मृति के बजाय सावधान संस्थागत संस्कृति के माध्यम से उनके द्वारा मूल रूप से बनाई गई हर चीज का वास्तविक सार विरासत में मिला था कि संस्थापक की सबसे गहरी उम्मीद, धैर्यवान और सोचे समझे काम की एक पूरी सदी में वास्तव में और पूरी तरह से पूरी हो चुकी थी। अगले अध्याय में हम देखेंगे न्याय सहायता का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार गति पकड़ता है क्योंकि दक्षिण एशिया और उससे परे के भागीदार संगठन अपने स्थानीय संदर्भों के लिए नाशिक सिद्धांतों को अपनाते हैं, जिससे मीरा राणे की मूल रूप से अंतरंग और व्यक्तिगत कहानी एक बिल्कुल नई वैश्विक पीढ़ी के साथ संवाद में आती है जो शोषण के उसी प्राचीन पैटर्न का सामना उन परिस्थितियों में कर रही है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अध्याय 75 सीमाओं के पार पहले अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की शुरुआत वास्तव में दशकों पहले चुपचाप बांग्लादेश के एक माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त निगरानी संगठन के साथ एक छोटे से सहयोग के माध्यम से हुई थी, जिसे स्थापित करने में अनन्या के रिजर्व बैंक के संपर्कों ने मदद की थी। लेकिन यह मीनल के नेतृत्व में हुआ कि मीरा के मूल पुनर्जन्म के लगभग एक सदी बाद न्याय सहायता की कार्यप्रणाली और नाशिक सिद्धांत वास्तव में और जानबूझकर भागीदार संगठनों के एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में फैलने लगे, जहां प्रत्येक संगठन ने इस बुनियादी दृष्टिकोण को अपने अलग स्थानीय संदर्भ के अनुसार ढाला था। केन्याई गठबंधन, जो नैरोबी के एक उपभोक्ता अधिकार संगठन के साथ कई वर्षों के सावधान सहयोग के बाद स्थापित हुआ था, विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसकी संस्थापिका वांजिरू कमाओ नाम की एक प्रखर और दृढ़निश्चयी वकील थी, जिन्होंने रोहन फर्नांडीज की जीवनी को एक अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से खोजा था, जिसे अप्रत्याशित रूप से पूर्वी अफ्रीका के बढ़ते उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन में काफी पाठकों का प्यार मिला था। नैरोबी में आयोजित गठबंधन के औपचारिक उद्घाटन समारोह के दौरान वांजिरू ने मीनल से कहा, जहां दोनों महिलाओं के बीच कई वर्षों के सावधान सहयोग के बाद एक वास्तविक और करीबी व्यावसायिक मित्रता विकसित हो चुकी थी, अगर मैं पूरी तरह सच कहूं तो जब मैंने पहली बार मीरा राणे की कहानी पढ़ी तो मुझे पुनर्जन्म के दावे पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ था। मुझे लगा कि यह शायद कोई अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात हो सकती है,
या शायद किसी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति की वास्तविक प्रतिभा का वर्णन करने का एक सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट ढांचा। लेकिन इसकी कार्यप्रणाली, व धैर्यवान दस्तावेजीकरण, गठबंधन बनाना और केवल व्यक्तिगत मामलों के समाधान के बजाय वास्तविक प्रणालीगत बदलाव पर जोर देना, उस बात ने मुझे तुरंत प्रभावित किया, चाहे मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी असाधारण उत्पत्ति की कहानी के बारे में कुछ भी मानती हूं। मीनल ने गर्मजोशी से कहा, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही प्रतिक्रिया है। मीरा ने खुद अपने पूरे जीवन में हमेशा इस बात पर जोर दिया कि व्यवहारिक कार्यप्रणाली उनके किसी भी असाधारण दावों पर विश्वास करने से कहीं अधिक मायने रखती है। मुझे लगता है कि उन्हें ये देखकर सचमुच बहुत खुशी होती कि उनके काम को एक बिल्कुल अलग महाद्वीप की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार इतनी समझदारी से ढाला जा रहा है, चाहे यहाँ कोई भी अंततः इस बात पर विश्वास करे कि यह सब मूल रूप से कैसे शुरू हुआ था। केन्याई गठबंधन की पहली बड़ी जांच इसके उद्घाटन वर्ष के भीतर ही शुरू की गई, जिसमें उन शोषणकारी मोबाइल मनी लैंडिंग ऋण देने वाले प्लेटफार्मों को निशाना बनाया गया जो ठीक उसी तरह की कमजोर और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी का शोषण कर रहे थे, जिनकी रक्षा करना मीरा के मूल काम ने सबसे पहले सीखा था। एक ऐसा पैटर्न जिसे वांजिरू की टीम ने न्याय सहायता के अपने एल्गोरिदम जवाबदेही ढांचे से सीधे अनुकूलित कार्यप्रणाली का उपयोग करके प्रमाणित किया, जिसके परिणामस्वरूप 2 वर्षों के भीतर डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों के लिए केन्या की पहली औपचारिक नियामक निरीक्षण आवश्यकताएं लागू हुईं। इसी तरह के गठबंधन धीरे धीरे नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया और आखिरकार काफी दूर ग्रामीण ब्राजील में उपभोक्ता संरक्षण अधिवक्ताओं के साथ एक छोटे लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण सहयोग के रूप में विकसित हुए। प्रत्येक ने नाशिक सिद्धांतों को अपनी विशिष्ट कानूनी प्रणालियों और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार ढाला, जबकि उस चीज को सुरक्षित रखा जिसे मीनल ने न्याय सहायता की 110वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित भागीदार संगठनों की एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक को संबोधित करते हुए मीरा के मूल दृष्टिकोण का आवश्यक, अपरिवर्तनीय मूल तत्व बताया था। मुंबई में एकत्रित 14 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इतनी बड़ी भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरी के बावजूद जो चीज हम सभी को जोड़ती है, वो कोई एक विशिष्ट कार्यप्रणाली या कानूनी ढांचा या भाषा भी नहीं है। यह एक विशेष, आवश्यक प्रश्न के प्रति साझा प्रतिबद्धता है। उन व्यवस्थाओं का छिपा हुआ नुकसान कौन उठा रहा है जो सतह पर पूरी तरह से उचित लगती है? और एक बार जब हम मिलकर वो उत्तर पा लेते हैं, तो उस पर वास्तव में कुछ करने की साझा प्रतिबद्धता। उन्होंने एक बड़ी स्क्रीन की ओर इशारा किया जिसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की तस्वीरें प्रदर्शित हो रही थीं। वांजिरू का नैरोबी कार्यालय, काठमांडू में एक छोटी सी दुकान के रूप में किया गया सहयोग, जकार्ता में एक काफी बड़ा संचालन, और आखिरकार नाशिक का वो छोटा, सावधानी से सुरक्षित रखा गया संग्रहालय जहां से सब कुछ मूल रूप से शुरू हुआ था। एक स्टेशनरी की दुकान के ऊपर बना एक अव्यवस्थित वकालत का कार्यालय जो एक सदी से भी अधिक समय में एक पूरे वैश्विक आंदोलन का संस्थापक केंद्र बन चुका था। मीनल ने आगे कहा, मीरा राणे ने इस काम की शुरुआत अपने पिता के मिल के बहीखातों की समीक्षा करते हुए की थी, नुकसान के एक ऐसे पैटर्न को समझते हुए जिसके बारे में उस समय उनका मानना था कि यह शायद एक जिले तक या अधिक से अधिक उनके अपने राज्य तक फैला हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि वे अपनी असाधारण परिस्थितियों से मिले किसी भी असंभव पूर्व ज्ञान के बावजूद ये कल्पना कर सकती थी कि उनकी आवश्यक कार्यप्रणाली अंततः 14 देशों और उससे भी आगे तक पहुंचेगी और उन परिवारों की रक्षा करेगी जिन्हें वे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं जान सकती थी, ऐसी परिस्थितियों में जिनकी उन्होंने कभी पूरी तरह से उम्मीद नहीं की होगी। वो रुकी और उन्होंने वास्तविक तथा पूर्ण गर्व के साथ एकत्रित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की ओर देखा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वे किसी तरह इस विशेष सभा को देख पाती, तो वे तुरंत और पूरी तरह से पहचान जाती कि हमने मिलकर क्या बनाया है। एक ऐसा संगठन नहीं जो एक समय, एक स्थान या किसी एक व्यक्ति के मूल दृष्टिकोण तक सीमित हो, बल्कि कुछ ऐसा जो कहीं अधिक बड़ा और स्थायी है। साहस, धैर्यवान दस्तावेजीकरण और सामूहिक कार्रवाई की एक वास्तविक, जीवित परंपरा जो दुनिया के किसी भी कोने में शोषण के उभरते नए स्वरूप के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम हो, चाहे हमारे आगे अभी कितनी भी पीढ़ियां क्यों न बची हो। अगले अध्याय में हम देखेंगे जैसे जैसे न्याय सहायता का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विस्तार करना जारी रखता है, संगठन का नेतृत्व एक अभूतपूर्व नई चुनौती का सामना करता है, जलवायु प्रेरित आर्थिक विस्थापन, क्लाइमेट ड्रिवन इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट, जो कमजोरी और लाचारी के बिल्कुल नए रूप पैदा कर रहा है जिनका शोषणकारी तत्वों ने पहले ही फायदा उठाना शुरू कर दिया है। यह इस बात की परीक्षा ले रहा है कि क्या एक सदी पुराने नाशिक सिद्धांत वास्तव में एक ऐसे संकट का समाधान कर सकते हैं जो मीरा राणे की मूल पीढ़ी के सामने आए किसी भी संकट से काफी बड़ा है।
अध्याय 76 जलवायु विस्थापित। ये चुनौती सबसे पहले संगठन के बांग्लादेशी भागीदार कार्यालय में सामने आई, जहां बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण आए तटीय बाढ़ ने पूरे के पूरे किसान समुदायों को विस्थापित करना शुरू कर दिया था। इस विस्थापन ने लगभग तुरंत ही शोषणकारी दोहन की एक बिल्कुल नई श्रेणी को जन्म दिया, विस्थापित परिवारों को निशाना बनाने वाली भूमि अधिग्रहण योजनाएं। ये परिवार किसी भी प्रकार के मुआवजे या पुनर्वास सहायता के लिए बेताब थे, और इन योजनाओं की बुनियादी संरचना तकनीकी रूप से कानूनी लेकिन मौलिक रूप से शोषणकारी शर्तों से भरी थी, जो कि संगठन के लिए एक जाना पहचाना धर्रा था। ढाका भागीदार कार्यालय का नेतृत्व कर रही फातिमा रहमान ने मीनल और संगठन के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ एक आपातकालीन समन्वय बैठक, इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन कॉल, के दौरान बताया, ये बिल्कुल वही बुनियादी पैटर्न है। कंपनियां विस्थापित परिवारों को उनके शेष भूमि अधिकारों के बदले अस्थायी आवास सहायता की पेशकश कर रही हैं, और शर्तें इस तरह तैयार की गई हैं कि परिवारों को कभी भी वादा किया गया पुनर्वास नहीं मिलता। दूसरी ओर, वो अंतर्निहित भूमि, जो अक्सर जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों या नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के विकास के लिए नई मूल्यवान संपत्ति बन चुकी होती है, स्थायी रूप से अधिग्रहण करने वाली कंपनी के पास स्थानांतरित हो जाती है। मीनल ने बढ़ती और एकाग्र चिंता के साथ यह सुना। उन्होंने फातिमा के सावधान विवरण के पीछे छिपे उस बुनियादी ढांचे को तुरंत पहचान लिया। यह वही आवश्यक शोषणकारी पैटर्न था जिसे मीरा ने सबसे पहले अपने पिता के मिल के अनुबंधों में पहचानना सीखा था, और जिसे अब उस लाचारी और कमजोरी के अनुसार ढाल दिया गया था जिसे खुद जलवायु परिवर्तन ने पैदा किया था। उन्होंने पूछा, ये कितना व्यापक है? फातिमा ने कहा, हमने अब तक 6 तटीय जिलों में ऐसे मामलों को प्रमाणित किया है, लेकिन मुझे संदेह है कि यह वास्तविक दायरे का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इसी तरह के पैटर्न इंडोनेशिया में हमारे भागीदार संगठनों में और शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार पश्चिम अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में भी उभर रहे हैं। मीनल, यह कोई अलग थलग स्थानीय घटना नहीं है। मुझे लगता है कि हम शोषणकारी दोहन की एक बिल्कुल नई वैश्विक श्रेणी की शुरुआत देख रहे हैं, जिसे विशेष रूप से जलवायु विस्थापन के इर्द गिर्द तैयार किया गया है। इस एहसास ने उस कदम को प्रेरित किया जो अगले 18 महीनों में संगठन के पूरे इतिहास में उसकी सबसे महत्वाकांक्षी समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बन गया, एक विशेष क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव, जलवायु विस्थापन संरक्षण पहल। इसके तहत साझा दस्तावेजीकरण मानकों, कानूनी रणनीतियों और नीतिगत वकालत पॉलिसी एडवोकेसी को विकसित करने के लिए 12 देशों के भागीदार संगठनों को एक साथ लाया गया, जो विशेष रूप से नुकसान की इस उभरती हुई श्रेणी को संबोधित कर सके। संगठन के मुंबई मुख्यालय में एक गहन योजना सत्र के लिए एकत्रित समन्वय टीम को संबोधित करते हुए मीनल ने कहा, हमें इसके बारे में अपने पिछले काम की तुलना में अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। हर पिछला पैटर्न जिससे हम लड़े हैं, चाहे नीलेश ओबरॉय के मिल अनुबंध हो, केलकर का खाका हो, फिनेज हो, या फिर वो एल्गोरिदम भेदभाव हो जिसे हम वर्तमान में संबोधित कर रहे हैं, उन सभी में पीड़ितों के पास कम से कम एक स्थिर कानूनी पहचान और स्थान था जहां से वे वापस लड़ सकते थे। जलवायु विस्थापित परिवारों के पास अक्सर यह बुनियादी आधार भी नहीं होता। वे अक्सर अपने नए स्थानों पर बिना किसी दस्तावेज के होते हैं, अपने मूल सामुदायिक नेटवर्क से कटे होते हैं, और वास्तविक जीवन के अस्तित्व के ऐसे दबाव का सामना कर रहे होते हैं जो उन्हें केवल हताशा और मजबूरी में शोषणकारी शर्तों को स्वीकार करने के लिए कहीं अधिक लाचार बना देता है। इस पहल की अंतिम प्रतिक्रिया में संगठन की एक सदी पुरानी संचित बुद्धिमत्ता के हर तत्व का सहारा लिया गया, और उसे इस अभूतपूर्व नए संदर्भ के अनुसार सावधानी से ढाला गया, जैसे मोबाइल कानूनी सहायता इकाइयां, लीगल एड यूनिट्स, जो औपचारिक कार्यालयों तक परिवारों के पहुंचने का इंतजार करने के बजाय सीधे विस्थापित आबादी तक पहुंचने में सक्षम थी। आम शोषणकारी तौर तरीकों के सरल, बहुभाषी दस्तावेज, जिन्हें विस्थापन शिविरों और अस्थायी बस्तियों में तेजी से वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया था, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय नीति वकालत अभियान जिसने जलवायु विस्थापन को एक संरक्षित दर्जे प्रोटेक्टेड स्टेटस के रूप में औपचारिक कानूनी मान्यता देने के लिए दबाव डाला, ताकि उस विशिष्ट कानूनी शून्यता और लाचारी को पाटा जा सके जिसका शोषणकारी तत्व व्यवस्थित रूप से फायदा उठाने लगे थे। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि पहल के काम के लगभग 3 साल बाद आई, एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा समझौता, लैंडमार्क इंटरनेशनल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, जिसे संयुक्त राष्ट्र की जलवायु अनुकूलन प्रक्रियाओं के माध्यम से बातचीत करके सुरक्षित किया गया। इसने विस्थापित आबादी की संपत्ति और पुनर्वास अधिकारों के लिए औपचारिक कानूनी संरक्षण स्थापित किया, और इसमें स्पष्ट रूप से शोषण के उस प्रमाणित पैटर्न का उल्लेख किया गया जिसे न्याय सहायता के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ने सबसे पहले पहचाना और पूरी तरह से प्रलेखित किया था।
औपचारिक कार्यवाही शुरू होने से पहले एक शांत क्षण में जिनेवा में इस समझौते के औपचारिक हस्ताक्षर समारोह में एक आमंत्रित तकनीकी सलाहकार के रूप में भाग लेते हुए मीनल ने खुद को इस बात पर विचार करते हुए पाया कि यह उपलब्धि संगठन की मूल आत्मीय शुरुआत से कितनी असाधारण और लंबी दूरी का प्रतिनिधित्व करती है। मीरा राणे ने इस काम की शुरुआत एक परिवार की मिल की रक्षा करते हुए की थी। उन्होंने दुनिया भर के दर्जनों देशों के राजनयिकों को उन संरक्षणों को औपचारिक रूप देने के लिए एकत्रित होते हुए देखते हुए सोचा, जो अंततः पूरी दुनिया में लाखों जलवायु विस्थापित लोगों को प्रभावित करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वे लगभग 1.5 सदी पहले अपने परिवार के बरामदे में बैठकर अपने डरे हुए पिता से ये कहते हुए इस विशेष क्षण की कल्पना भी कर सकती थी कि कृतज्ञता के कर्ज का मतलब यह नहीं है कि पेश किया गया हर अनुबंध आपके हित में लिखा गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वे किसी तरह इस समारोह की गवाह बन पाती, तो वे तुरंत उसी आवश्यक प्रश्न को पहचान लेती जिसे पूछने में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया था, और जिसे अब आखिरकार एक वास्तविक वैश्विक पैमाने पर औपचारिक रूप से संबोधित किया जा रहा था। उन व्यवस्थाओं का छिपा हुआ नुकसान कौन उठा रहा है जो सतह पर पूरी तरह से उचित लगती है? उन्होंने फातिमा रहमान के बारे में भी सोचा, जो बांग्लादेश के बाढ़ग्रस्त तटीय जिलों में अथक प्रयास कर रही थी। वांजेरू कमाओ के निरंतर काम के बारे में सोचा, जो केन्या की बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी की रक्षा कर रही थी, और उस पूरे असाधारण अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के बारे में सोचा जो एक डरी हुई लड़की के निजी बही खाते से धैर्यपूर्वक और जानबूझकर बढ़कर संरक्षण और न्याय के एक वास्तविक वैश्विक ढांचे में तब्दील हो चुका था। एक ऐसा ढांचा जो उन महाद्वीपों और पीढ़ियों तक फैला था जिन्हें मीरा खुद कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं जान सकती थी। पैटर्न खुद को ढालना जारी रखता है। मीनल ने ढांचा समझौते के औपचारिक हस्ताक्षर समारोह को शुरू होते देखते हुए सोचा, लेकिन हम भी ऐसा ही करते हैं। मुझे लगता है कि मीरा राणे ने वास्तव में जो कुछ भी बनाया था, ये हमेशा से उसका सबसे गहरा और सबसे सच्चा पैमाना था। अगले अध्याय में हम देखेंगे जैसे जैसे क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव की सफलता न्याय सहायता के वैश्विक मिशन को नया आकार दे रही है। संगठन के अभिलेखागार आर्काइव्स में काम कर रहे एक युवा इंटर्न को एक ऐसी खोज मिलती है जो इस पूरी उल्लेखनीय कहानी के चक्र को एक अंतिम बार पूरी तरह से पूरा कर देगी। ऐसा साक्ष्य जो ये संकेत देता है कि मीरा राणे का अपना पारिवारिक इतिहास इस प्राचीन अनवरत संघर्ष के एक बिल्कुल अप्रत्याशित अध्याय से जुड़ता है। अध्याय 77 राणे परिवार। मीरा से पहले पुराने दस्तावेजों के डिजिटलीकरण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एक सावधान युवा इतिहास स्नातक छात्र ईशान वर्मा को ये खोज लगभग अचानक ही मिल गई। ये काफी पुराने दस्तावेजों का एक बंडल था जो उसी लकड़ी के संदूक के गुप्त तल फॉल्स बॉटम में छिपा हुआ था जिसमें कभी मीरा के शुरुआती निजी बहीखाते रखे हुए थे। सावधानीपूर्वक संस्थागत संरक्षण की पूरी एक सदी के दौरान पिछले सभी पुरालेखपालों आर्काइविस्ट्स की नज़र इस पर पढ़ने से चूक गई थी। औपनिवेशिक काल की औपचारिक पुरानी मराठी लिपि में लिखे गए और 1890 के दशक के ये दस्तावेज मीरा के अपने परदादा के पिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर गोविंद राणे नाम के एक साधारण बुनकर से जुड़े भूमि विवाद का विवरण देते थे। ईशान ने कई हफ्तों की कड़ी मेहनत से जिन कानूनी पत्रों का अनुवाद किया, उनके अनुसार गोविंद राणे को भी शोषणकारी ऋण के एक ऐसे धर्रे का सामना करना पड़ा था जो आश्चर्यजनक और अलौकिक रूप से बिल्कुल वैसा ही था जिससे लड़ने में उनकी वंशज मीरा आगे चलकर अपना पूरा असाधारण जीवन बिताने वाली थी। आपको इसे देखना चाहिए, ईशान ने अनुवादित दस्तावेजों को मीनल के कार्यालय में लाते हुए कहा। उनके चेहरे पर एक ऐसी उत्तेजना थी जिसे वे चाहकर भी छिपा नहीं पा रहे थे। मीरा राणे के अपने पारिवारिक इतिहास में ठीक इसी पैटर्न का एक पुराना अध्याय मौजूद है जो उनके खुद के पुनर्जन्म से भी कई पीढ़ी पहले का है। उनके परदादा के पिता एक ब्रिटिश औपनिवेशिक राजस्व कलेक्टर की शोषणकारी ऋण योजना के कारण अपनी बुनाई के काम को लगभग खो ही चुके थे। ये बिल्कुल वही जमींदारी से जुड़ी संरचना थी जिसे प्रोफेसर वर्मा ने दशकों बाद अनजाने में फिर से खोजा था। मीनल ने बढ़ती और एकाग्र उत्सुकता के साथ ईशान के सावधान अनुवाद को पढ़ा। वे इस खोज के पीछे छिपी उस उल्लेखनीय लगभग असंभव समानता को तुरंत समझ गईं। उन्होंने पूछा, क्या गोविंद राणे का परिवार वास्तव में वो व्यवसाय हार गया था? पूरी तरह से नहीं, ईशान ने अपने शोध नोट्स को ध्यान से देखते हुए कहा। सुरक्षित बचे पत्रों के अनुसार उन्हें एक स्थानीय व्यापारी संघ ट्रेडर्स गिल्ड से सहायता मिली थी जिसने इस शोषणकारी धर्रे को पहचान लिया था और एक सामूहिक विरोध का आयोजन किया था। यह मीरा द्वारा आगे चलकर बनाई गई व्यवस्था की तुलना में काफी कम औपचारिक था, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी अंतर्निहित रणनीति बिल्कुल वैसी ही थी। सामुदायिक दस्तावेजीकरण, सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति और शोषणकारी ऋणदाता को एक एक करके व्यक्तिगत परिवारों को अलग थलग न करने देना। मीनल इस रहस्योद्घाटन के साथ शांत बैठ गई।
उन्होंने एक पूरे परिवार के बहुपीढ़ीगत इतिहास के अचानक और अप्रत्याशित रूप से उजागर होने का एक विशेष और उल्लेखनीय भार महसूस किया। उन्होंने पूछा, क्या मीरा इसके बारे में जानती थी? मौखिक इतिहास के किसी भी ट्रांसक्रिप्ट या रोहन फर्नांडीज के जीवनी संबंधी शोध में क्या कुछ भी ऐसा है जो ये संकेत देता हो कि वे इस समान पैटर्न के साथ अपने परिवार के पुराने जुड़ाव से वाकिफ थीं? मुझे नहीं लगता, ईशान ने कहा। मौजूदा दस्तावेजों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये पता चले कि उनका कभी इन विशेष रिकॉर्ड से सामना हुआ था। मुझे लगता है कि यह काफी हद तक संभव है कि उनके परिवार के इतिहास का ये पूरा अध्याय बस भुला दिया गया था। ये दस्तावेज पिछली किसी पीढ़ी के गैर जिम्मेदाराना रखरखाव के दौरान दुर्घटनावश उस गुप्त तल में बंद हो गए थे और लगभग 1.5 सदी तक अपनी दोबारा खोज का इंतजार करते रहे। एक बार जब इस खोज को औपचारिक रूप से सत्यापित कर लिया गया और संगठन के ऐतिहासिक संग्रह में शामिल कर लिया गया, तो इसने मीरा की विरासत का अध्ययन कर रहे वर्तमान पीढ़ी के नेतृत्व और विद्वानों के बीच उनकी पूरी असाधारण कहानी पर एक विशेष और गहरा पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। इस खोज के प्रभावों की जांच के लिए विशेष रूप से आयोजित एक अकादमिक संगोष्ठी सिंपोजियम के दौरान डॉक्टर नलिनी राव के साथ इस पर चर्चा करते हुए मीनल ने कहा, मैं बार बार इसी प्रश्न पर लौट रही हूं कि क्या ये संबंध वास्तव में सार्थक है या केवल एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक संयोग मात्र है। दुर्भाग्य से शोषणकारी ऋण देने के ये पैटर्न इस पूरे क्षेत्र के आर्थिक इतिहास में अनगिनत परिवारों के साथ बार बार दोहराए गए हैं। शायद यह वास्तव में आश्चर्यजनक नहीं है कि मीरा के अपने परिवार ने नीलेश ओबरॉय के साथ उनके खुद के असाधारण मुकाबले से पीढ़ियों पहले इस पैटर्न के किसी न किसी रूप का अनुभव किया था। डॉक्टर राव ने अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विशेषज्ञता का सहारा लेते हुए इस पर ध्यान से विचार किया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि ये दोनों ही बातें एक साथ सच हो सकती हैं। यह एक प्रमाणित ऐतिहासिक संयोग हो सकता है, इस अर्थ में कि यह पैटर्न वास्तव में इतना व्यापक था कि इस क्षेत्र के कई परिवारों ने कई पीढ़ियों में इसके किसी न किसी रूप का अनुभव किया होगा। लेकिन मीनल, मुझे ये भी लगता है कि वो संयोग अपने आप में एक वास्तविक अर्थ रखता है। चाहे मीरा राणे सचेत रूप से इस सटीक पैटर्न के खिलाफ अपने परिवार के पुराने प्रतिरोध के बारे में जानती थी या नहीं, उनके परिवार के संचित इतिहास में कुछ ऐसा था, सामूहिक स्मृति, विरासत में मिले मूल्य या जो भी तंत्र ऐसी चीजों को पीढ़ियों तक पहुंचाता है, जिसने स्पष्ट रूप से उन्हें विशिष्ट रूप से तैयार किया था कि जब उनकी खुद की असाधारण परिस्थितियों ने अंततः अवसर दिया, तो वे इसे पहचान सकें और इसका विरोध कर सकें। इस खोज को अंततः संगठन के विस्तारित ऐतिहासिक प्रदर्शन एग्जीबिशन में जगह मिली, जिसका अनावरण अगले वर्ष नासिक के काफी बड़े हो चुके संग्रहालय में किया गया। एक सावधान और सम्मानजनक प्रस्तुति जो गोविंद राणे के 19वीं सदी के लगभग भूले जा चुके प्रतिरोध को उनकी अपनी परपोती की बेटी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडडॉटर के 20वीं सदी के उस असाधारण रूपांतरण से जोड़ती थी, जिसने उसी आवश्यक संघर्ष को एक पूरे वैश्विक आंदोलन में बदल दिया था। इसके उद्घाटन के दिन नए विस्तारित प्रदर्शन का दौरा करते हुए मीनल ने खुद को इन दो दूर की पीढ़ियों को जोड़ने वाले डिस्प्ले के सामने काफी देर तक खड़ा पाया। उन्होंने न्याय के प्रति एक पूरे परिवार की विरासत में मिली, भले ही आंशिक रूप से अचेतन, प्रतिबद्धता के आखिरकार पूरी तरह से प्रलेखित और सम्मानित होने का एक विशेष और पूर्ण भार महसूस किया। शायद यही वो बात है जिसे मेरी खुद की माँ का शोध अलग अलग रूपों में हमारे द्वारा जांचे जाने वाले हर संदर्भ में खोजता रहता है। उन्होंने अपनी माँ के उस पुराने ऐतिहासिक जुड़ाव को याद करते हुए सोचा, जिसने प्रोफेसर वर्मा के डिजाइन को औपनिवेशिक दृष्टांतों से पीछे जोड़ा था। नुकसान का पैटर्न पीढ़ी दर पीढ़ी बार बार दोहराया जाता है, अपना विशिष्ट रूप बदलता है लेकिन कभी वास्तव में गायब नहीं होता। और ऐसा ही स्पष्ट रूप से प्रतिरोध के पैटर्न के साथ भी होता है। जो भी अपने विशेष ऐतिहासिक क्षण में इसे इतनी स्पष्टता से पहचानने के लिए तैयार होता है कि वह आखिरकार वापस लड़ सके, उसे यह विरासत में मिलता है, चाहे वो इसके प्रति सचेत हो या ना हो। अगले अध्याय में हम देखेंगे जैसे जैसे न्याय सहायता अपनी 125वीं 125वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहा है, संगठन का नेतृत्व दशकों के अपने सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकार के निर्णय का सामना कर रहा है। मीनल के अपने भावी उत्तराधिकारी को नेताओं की एक ऐसी नई पीढ़ी से चुनना जिन्होंने संगठन के स्थापना काल के किसी भी व्यक्ति को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना था। यह इस बात की परीक्षा लेगा कि क्या संस्था की सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखी गई संस्कृति मीरा राणे की मूल कहानी से किसी भी प्रत्यक्ष जुड़ाव के बिना वास्तव में जीवित रह सकती है। अध्याय 78 उत्तराधिकार लगभग 3 दशकों तक न्याय सहायता के वैश्विक परिचालन का नेतृत्व करने के बाद 71 वर्ष की आयु में मीनल भोसले की अपनी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की घोषणा ने संगठन के इतिहास में एक सबसे विचारशील नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया को गति दे दी।
ये पीढ़ियों पहले सानिका के शांत उभार के बाद से सबसे संवेदनशील बदलाव था। इस बार यह प्रक्रिया इस वास्तविक एहसास के कारण और भी जटिल हो गई थी कि जो कोई भी उनका उत्तराधिकारी बनेगा, वो एक ऐसी संस्था का नेतृत्व करेगा जो अब पूरी तरह से ऐसे लोगों से भरी थी जिन्होंने इसके स्थापना काल के किसी भी व्यक्ति को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना था। मीनल ने परिवर्तन प्रक्रिया के शुरुआती सत्र के दौरान संगठन के बोर्ड से कहा, मैं चाहती हूं कि इस प्रक्रिया को वास्तविक सावधानी के साथ संभाला जाए। हमें केवल तकनीकी रूप से सबसे सक्षम उम्मीदवार की पहचान नहीं करनी है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो व्यावहारिक रूप से नास्तिक सिद्धांतों को अपने भीतर समाहित करता हो, भले ही उसका उनके मूल प्रतिपादन से कोई सीधा व्यक्तिगत संबंध न रहा हो। ये खोज अंततः वास्तव में योग्य 3 उम्मीदवारों पर आकर सिमट गई, जिनमें से प्रत्येक संगठन के अब तक के विशाल वैश्विक प्रभाव के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता था। पहली फातिमा रहमान थी, जिनके क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव, जलवायु विस्थापन संरक्षण पहल के नेतृत्व ने नुकसान की एक बिल्कुल अभूतपूर्व श्रेणी का सामना करने में उल्लेखनीय रणनीतिक दूरदर्शिता दिखाई थी। दूसरे अर्जुन वर्मा थे, जिन्होंने संगठन के एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी डिवीजन, एल्गोरिथम जवाबदेही प्रभाग को इसकी सबसे तकनीकी रूप से परिष्कृत शाखाओं में से एक के रूप में खड़ा किया था। और तीसरी प्रियंका नायर थी, जो तुलनात्मक रूप से युवा उम्मीदवार थी और जिन्होंने पिछला दशक संगठन के मूल जमीनी स्तर के केसवक मॉडल को पुनर्जीवित करने में बिताया था। प्रियंका ने पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में इस बात पर पूरी ताकत से जोर दिया था कि संस्था के तीव्र तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के कारण प्रभावित परिवारों के साथ उसी तरह के आत्मीय और व्यक्तिगत जुड़ाव को खोने का जोखिम पैदा हो गया है, जिसने कभी मीरा की अपनी मूल कार्यप्रणाली को परिभाषित किया था। बोर्ड का विचार विमर्श संगठन के पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में कई महीनों के सावधानीपूर्ण साक्षात्कारों और परामर्शों के बाद अंततः प्रियंका के नाम पर स्थिर हुआ। एक ऐसा निर्णय जिसने उनके अपेक्षाकृत सीमित तकनीकी पोर्टफोलियो को देखते हुए कुछ विश्लेषकों को चौंका दिया। लेकिन मीनल ने औपचारिक रूप से पद छोड़ने से पहले अपने अंतिम संबोधन के दौरान इस पसंद को वास्तव में और जानबूझकर महत्वपूर्ण माना। मीनल ने अपने विदाई भाषण के दौरान एकत्रित नेतृत्व को बताया, जो एक बार फिर उसी छोटे से नासिक संग्रहालय में आयोजित किया गया था जिसने संगठन के कई सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत क्षणों को देखा था। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि मैंने प्रियंका के चयन का समर्थन क्यों किया। इसलिए नहीं कि फातिमा या अर्जुन में वास्तविक क्षमता की कमी है, दोनों ही असाधारण नेता है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संगठन आगे बढ़ने के लिए उनके द्वारा चुने गए किसी भी पद पर उनके निरंतर योगदान से लाभान्वित होगा। लेकिन प्रियंका ने चयन प्रक्रिया के दौरान बार बार और ठोस तर्कों के साथ इस बोर्ड को एक ऐसी चीज की याद दिलाई, जिसे मुझे लगता है कि हम अपने वास्तव में उल्लेखनीय वैश्विक विस्तार के बीच धीरे धीरे और शायद अनजाने में अपनी नजरों से ओझल करने लगे थे। वह रुकी और उन्होंने अपने विचारों को ध्यान से समेटा। मीरा राणे ने कभी भी एक वैश्विक संस्था बनाने का लक्ष्य नहीं रखा था। उन्होंने एक परिवार, अपने परिवार की रक्षा करने का बीड़ा उठाया था और फिर जब अवसर मिला तो एक और परिवार की और फिर एक और परिवार की, धैर्यपूर्वक और सावधानी से एक समय में एक वास्तविक मानवीय संबंध के साथ इस काम को आगे बढ़ाया। तब से हमने जो वैश्विक पहुंच बनाई है, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन किए हैं, परिष्कृत एल्गोरिथम ऑडिटिंग क्षमताएं विकसित की है, जलवायु विस्थापन का ढांचा तैयार किया है, ये सब वास्तव में मायने रखता है और यह सब उनके मूल दृष्टिकोण से एक प्रामाणिक, सार्थक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अंततः इस सब का कोई मतलब नहीं रह जाता यदि हम किसी एक डरे हुए परिवार के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठने की क्षमता खो देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मीरा कभी विष्णु पाटिल के साथ बैठी थी और अपने द्वारा विकसित किए गए किसी भी परिष्कृत संस्थागत संसाधनों को तैनात करने से पहले वास्तव में उनकी विशिष्ट व्यक्तिगत कहानी को सुनते थे। प्रियंका ने उसी समारोह में बाद में औपचारिक रूप से संगठन का नेतृत्व स्वीकार करते हुए एकत्रित जनसमूह को स्पष्ट और वास्तविक विनम्रता के साथ संबोधित किया। उन्होंने कहा, मीरा राणे की मूल कहानी से मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। यहाँ एकत्रित आप में से अधिकांश लोगों की तुलना में काफी बाद में इस संगठन में शामिल होने के कारण मैं कभी अनन्या या सानिका या यहाँ तक कि मीनल को भी सीधे तौर पर नहीं जान पाए। मेरे पास बस एक दृढ़ विश्वास है, जिसे मैंने अपने एक दशक के केसवक के दौरान परखा है, कि हमारी वैश्विक पहुंच और जिन परिवारों की हम सेवा करते हैं, उनके साथ हमारा व्यक्तिगत, मानवीय संबंध वास्तव में एक दूसरे के विरोधी नहीं है। वे दोनों ही अनिवार्य है और मैं इस संगठन का नेतृत्व करने के लिए मुझे जो भी वर्ष दिए गए हैं, उन्हें ये सुनिश्चित करने में बिताने का इरादा रखती हूं कि कभी भी एक के लिए दूसरे की बलि न दी जाए। प्रियंका का कार्यकाल, जो अगले 22 वर्षों तक चला, उसने अंततः मीनल के भरोसे को पूरी तरह से सही साबित कर दिया।
संगठन का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क अपना सावधान और सोची समझी विस्तार जारी रखता रहा, जबकि प्रियंका खुद हर महीने कम से कम एक प्रत्यक्ष के सबक फाइल की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने पर अड़ी रही। उन्होंने अपनी बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को कभी भी खुद को उस आत्मीय मानवीय काम से पूरी तरह अलग नहीं करने दिया जिसने सबसे पहले पूरे संस्थान के स्थापना के उद्देश्य को परिभाषित किया था। अपने खुद के कार्यकाल के दशकों बाद संगठन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिए गए एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने समझाया, मैं ऐसा इसलिए करती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह इस संगठन के किसी भी नेता द्वारा बनाए रखा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन है। हमारे वर्तमान पैमाने को देखते हुए एक ऐसी संस्था बनना आसान होगा जो पूरी तरह से समग्र सांख्यिकी, एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स और नीतिगत ढांचों में सोचती हो, चाहे वे उपकरण वास्तव में कितने भी मूल्यवान क्यों न हो गए हों। लेकिन मीरा राणे की पूरी मूल अंतर्दृष्टि एक एकल परिवार के मिलन अनुबंधों से शुरू हुई थी, जिसे एक अमूर्त पैटर्न के रूप में नहीं बल्कि उन लोगों के साथ होने वाले एक वास्तविक विशिष्ट अन्याय के रूप में समझा गया था जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानती थी और प्यार करती थी। मेरा मानना है कि उस आत्मीय बुनियाद को खोने का मतलब उस सब को खो देना होगा जो वास्तव में इस संगठन के काम को सार्थक बनाता है, चाहे हमारी व्यापक संस्थागत क्षमताएं अंततः कितनी भी परिष्कृत क्यों न हो जाएं। अगले अध्याय में हम देखेंगे जैसे जैसे न्याय सहायता की 150वीं वर्षगांठ नजदीक आ रही है, संगठन अपनी इस पूरी उल्लेखनीय यात्रा का एक अंतिम व्यापक इतिहास तैयार करने का काम सौंपता है, जो पुनर्जन्म की पूरी कहानी के चक्र को एक अंतिम बार पूरी तरह से पूरा कर देगा। एक डरी हुई लड़की के असंभव पुनर्जन्म से लेकर पीढ़ियों, महाद्वीपों और न्याय की वास्तव में क्या आवश्यकता है, इसकी निरंतर विकसित होती समझ तक फैले एक वास्तविक वैश्विक संस्थान तक। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप मीरा के इस संघर्ष और उसके पुनर्जन्म के रहस्य के साथ हमारे इस सफर में आगे भी बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि मीरा अपने इस दूसरे जीवन में नीलेश ओबरॉय के हर एक साजिश को नाकाम कर पाएगी? आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं और मैं हर एक कमेंट पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अगली कड़ी में क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।